अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। आज प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट होगा, जो गुफ्तगू होगी, इस तरह कि आपने देखना अखबारों में पढ़ा, मुख्तलिफ टॉक शोज में, चैनल्स में आप देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई सियासी डेवलपमेंट होती है तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से। आज के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था और मैंने कल भी ये बात की थी कि इब्राहिम लिंकन ने ये बात की। उसने कहा कि किसी ने उससे पूछा कि स्टेट्समैन को और पॉलिटिशियन को तुम कैसे डिफाइन करोगे, तो उसने कहा स्टेट्समैन वो होता है जो कि आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, अपनी आने वाली नस्लों, अपने मुल्क की नस्लों के बारे में सोचता है, और पॉलिटिशियन वो है जो आने वाले इलेक्शंस के बारे में सोचता है। तो नॉर्मली हमारी जो भी हम देखते हैं, जितनी भी गठजोड़ होता है, जो कुछ होता है, नंबर गेम की हम बात करते हैं या इलेक्शंस की ही बात होती है कि अगली बार फिर हमें टेन्योर मिल जाए, 5 साल 4 साल की हुकूमत हो जाए और फिर देखा जाएगा। तारीख भी इस बात की गवाह है कि गालिबन सिर्फ पिछली गवर्नमेंट ही पूरी चली, 5 साल उससे पहले तो आपके सामने एक म्यूजिकल चेयर टाइप सिलसिले चलते रहे। सियासी पार्टियां क्यों बनती हैं, किन लोगों के इसमें मफादात होते हैं, किन लोगों के लिए बनाई जाती हैं। फिर वो एक और लिंकन की बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि जी आजकल हर एक सियासतदान की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट मिलती है कि जी डेमोक्रेसी जो है उस डिरेल नहीं होना चाहिए, ये जमहूरियत का जो सफर है ये चलते रहना चाहिए, इसको गड़बड़ ना हो जाए, लिहाजा हमने मफाहमत की सियासत की क्योंकि जमहूरियत को खतरा था। जमहूरियत इज इट एक्चुअली द डेमोक्रेसी जो कि हम कहते हैं लिंकन वाली बात की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल? क्या ये अवाम की हुकूमत है? क्या ये अवाम के लिए काम किया जाता है? और अवाम के हालात आपके सामने। तो आज हम थोड़ी सी रोशनी, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कराची, बट वील ऑल्सो प्राइमरीली टॉक अबाउट कि सियासी पार्टियों का किरदार क्या होता है, करना क्या चाहिए, मकसद क्या होता है, कि सियासत में आने का मकसद क्या है, क्या अवाम की खिदमत या कुछ और। सो विल टॉक अबाउट दैट। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे, मैं बता दूं, राय मुश्तबा खैरल साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली के इंटीरियर मिनिस्ट्री में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक। राय साहब इज ऑन हिज वे, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, शेख आफ्ताब अहमद साहब, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक, सीनियर पॉलिटिशियन है नून लीग के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप प्रोग्राम में आए। और शेख साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शहजाद वसीम, सीनियर नायब सदर है मुस्लिम लीग हम ख्याल के, इससे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी प्रोग्राम है। शेख साहब, आप बड़े अरसे से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इलेक्शंस में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। ये सियासी पार्टियां जो होती हैं, इनका मकसद होता क्या है? अवाम की रिलीफ की सब बातें करते हैं, लेकिन क्या अवाम को ये जो टेलीविजन पे जो हम देखते हैं आए दिन शोर शराबा, आए दिन कोई ना कोई हड़ताल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये क्या वजह? इससे बेहतर नहीं है कि फिर सियासी पार्टियां ना हो, वन मैन शो ही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी है, बुलाई है, और आज जिस तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए जी, अब बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या, इनकी जरूरत क्यों पेश आती है, और इनके मकासद क्या होते हैं, और ये चलकर आगे करती क्या हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि दुनिया के अंदर बहुत सी तर्ज हुकूमत हैं, बादशाहत भी है, डिक्टेटरशिप भी होती है, जमहूरियत भी होती है, लेकिन जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है कि अवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल हर वक्त मौजूद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज सारा दिन मैंने अपने हल्के में गुजारा, मैं लोगों से मिलता रहा, लोगों के मसाइल सुनता रहा। अब इस वक्त आपके पास बैठा हूं, कल सुबह मैं जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनसे मैं बात कर सकता हूं, मामलात को डिस्कस कर सकता हूं। मुझे पता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स मेरे इलाके की क्या हैं, लोग इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यही पूरे सिस्टम है मुल्क के अंदर। और आप यकीन कीजिए कि वो तो एक कहना जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाएं तो मैं ये समझता हूं कि आज जो मुल्क के अंदर तरक्की की मनाजिर जितनी भी तय हुई हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एफर्ट्स का नतीजा है, जो अपने हल्के के लिए, अपने अवाम के हकूक के लिए बात बात में लड़ते हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरत हैं। ठीक साहब, वो आपकी बात सही है, ये सबका ये काम होते हैं, सबके क्लेम्स ये होते हैं, काम तो खैर हर किसी का। मेरा कहने का मकसद देखिए जी, एक पॉलिसी मेकिंग होती है ना, हम किसी बंदे को इलेक्ट करते हैं, कोई शहर से, कोई गांव से, कोई देहात से, जो भी प्रोसीजर है। पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स भी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत डिफरेंट है। उनका मकसद है पॉलिसी मेकिंग। क्या वो ये लोग रोड बनाना, नाली ठीक करवा देना, खंबा लगवा देना, ये तो सियासतदान का काम तो नहीं है ना। बात ही नहीं समझे, बात यह है कि देखे ना, आप बुनियादी मसाइल से गुजरकर नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं, और जब यहां पर बैठते हैं तो यहां पर तो फिर हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ना।
यहां तो हम के मुल्क की जो पॉलिसीज हैं वो लेकर चलते हैं। आपने ये सवाल किया था कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है, उसके जवाब में मैंने कहा कि हमारे दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन है हमारा अवाम का और दूसरा है यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर। यहां आप देखें ना, जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो नेचुरली हमें तमाम पाकिस्तान के 18 करोड़ जो अवाम है उनके मफादात हमें अजीज हैं। हमने यहां बैठकर फॉरेन पॉलिसी को देखना है, यहां हम पर बैठकर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं उनकी तरफ हमने ध्यान देना है। और इस वक्त हम अपोजिशन में, गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन आप पिछले 3.5 साल का हमारा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि कौन सी ऐसा इश्यू है जिसमें हमने गवर्नमेंट को गाइडलाइन नहीं दी, जिसपे हम एडजर्नमेंट मोशन लेकर नहीं आए, जिसमें हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस नहीं दिए, जिसमें हमने क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट से नहीं किए। तो जो एक सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक नेचुरली एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, फिर हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप है, हमारे कायद हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं उस पर वापस आऊंगा शेख साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन है, लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन कि सियासी पार्टियों का चले किरदार तो हो गया जो उन्होंने समझाया, आर दे डूइंग जस्टिस टू द जनरल पब्लिक? असल मैं आपको वाकई मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बिल्कुल एक बुनियादी सवाल और सबसे अहम सवाल आज उठाया है, यानी कि जो कि माँ है जमहूरियत की सियासी पार्टियां। और जो ओपनिंग आपकी फ्रेज थी उस पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, इब्राहिम लिंकन वाली, कि जिसमें आपने कहा कि उससे जब पूछा गया तो उसने कहा स्टेट्समैन वो होता है जो अगली नस्ल का सोचता है। मगर इसको मैं रीफ्रेज जैसे आपने किया मैं करूंगा अपने माहौल के मुताबिक, तो हमारे माहौल में स्टेट्समैन वो है जो अगली नस्ल का सोचता है और पॉलिटिशियन वो है जो अपनी नस्ल का सोचता है। इस मुल्क में भी पॉलिटिक्स के अंदर, जमातों के अंदर ना शहजादों की कमी है ना वली अहदों की कमी है, और यही एक रूट कॉज है कि अपनी नाक से आगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं देख पा रहे। ठीक, अब आ जाते हैं कि इनकी जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। देखें, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसका जो बुनियादी यूनिट है, जैसे शेख साहब ने भी फरमाया है, और सबसे अहम यूनिट है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक, जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिर मुल्क के अंदर भी उस तरह की जमहूरियत ले आएंगे। अब यहां पर जरूरत पड़ती है कि हम जरा जमहूरियत को भी डिफाइन कर लें। क्या जमहूरियत नाम है सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने का, या वोट हासिल करने का, या एक प्रोसेस जिसके थ्रू लोग जाएं? इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोसेस एज ए प्रोसेस इसकी बड़ी सेंटिटी है, इसकी बड़ी अहमियत है, और ये बड़ा एक पाकीज़ा प्रोसेस है। क्यों कि वो शख्स जो अपने हाथ से अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकता, जो अपनी जबान से भी शायद अपने आप को एक्सप्लेन ना कर सके, उसके पास एक मौका मिलता है कि वो वोट की पर्ची के थ्रू अपना ज़मीर के मुताबिक फैसला। इस मुल्क में 3.5 करोड़ बोगस वोट, मैं उसी तरफ आने लगा ना। देखिए क्या रिजल्ट नहीं, क्या ये इसमें वोट का कसूर नहीं है ना, मैं तो वोट की सेंटिटी की बात कर रहा हूं ना। अब इससे आगे चलते हैं। मैं तो बुनियादी बात की कि वोट की सेंटिटी और उसकी अहमियत क्या है। अब उससे आगे आप चलते हैं कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू ये इंप्लीमेंट होता है सारा सिस्टम, एक निशानदेही आप कहते हैं बोगस वोट। यहां पर तो जिस नहज पर हम इस मुल्क को ले आए हैं, यहां पर तो आटे के थैले और घी के डब्बे के ऊपर भी वोट पड़ता है। यहां कोई नहीं देखता कि आपकी 5 साल की परफॉर्मेंस क्या रही है, यहां कोई नहीं देखता कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या है। यहां ये देखा जाता है कि आप जट हैं, आपकी बिरादरी है, आपकी बिरादरी क्या है, शख्सियत की ये सारी, और या फिर उन बड़ी शख्सियात के नाम पर भी वोट पड़ता है जो पॉलिटिकल पार्टीज को हेड करते हैं, यकीनन उनके नाम पर भी वोट पड़ता है। और उसमें अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो कई जगह पर कुछ शख्सियात इतनी बड़ी होती हैं कि उनका इतना कैरिज्मा होता है कि उनके नाम पर लोग वोट डालते हैं। तो ये इसके डायनामिक्स होगी। अब उससे अगला जो आपने कहा जी कि आपने शेख साहब से सवाल किया कि बुनियादी मसाइल के हवाले से बात और आपका रोल पार्लियामेंट के अंदर क्या है। देखिए, जब हम ये मंत्रा सुनते आए हैं कि हमारा हक है जी, हम अवाम से मैंडेट लेकर आए हैं और 5 साल हमारा हक है। देखें, आपका ये हक नहीं है कि अगर अवाम से ये गुनाह सरजद हो गया है कि उन्होंने आपके लिए वोट डाल दिया है तो 5 साल उसकी सजा भुगतेंगे, ये आपका हक नहीं है। आप ये मत भूलें कि वोट डाला जाता है पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट नहीं डाला जाता। पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। तो जो 5 साल का मैंडेट है वो पार्लियामेंट का है, गवर्नमेंट का नहीं है। अब उस पार्लियामेंट के थ्रू
ये अब वहां पर बैठे हुए लोगों का फैसला है कि वो किस किस्म की गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, किस किस्म के कोलिशंस बनते हैं, किस किस्म के फैसले वहां पर होते हैं, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आती है। अब जब गवर्नमेंट वजूद में आ जाती है तो गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट की सिंपल अंग्रेजी है, गवर्नमेंट का काम है टू गवर्न, नॉट टू रूल। दे आर नॉट रूलर्स। हमारे सिस्टम के थ्रू हम रूलर्स पैदा कर रहे हैं, हम गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। यानी कि इस वक्त दो किस्म की मखलूक पाई जाती है इस धरती के ऊपर। एक पॉलिटिकल एलीट जो कि ऐसे मालूम होता है कि शायद किसी They're meant to rule. They're meant to rule. And the other one is और which दूसरी is supposed to be ruled. हम जो इस वक्त सियासी कलाबाजियां देख रहे हैं, हम जो हाथियों की लड़ाई देख रहे हैं, हम जो नौटंकी देख रहे हैं, हम जो भी हर रोज एक नया तमाशा यहाँ पर एक थिएटर सजा हुआ है, उसके पांव के नीचे भी तो जरा देखें कि कौन रौंदा जा रहा है। वही वोटर, वही अवाम। डॉक्टर साहब, ये तो एक अरसे से हम ये देख रहे हैं सारा सिलसिला जो हो रहा है। अभी थोड़ा सा कोलिजन्स के ऊपर बात करेंगे। आप लोग भी कुछ किसी और जमात के साथ है, फिर अलग हुए, फिर दूसरी जमात में जाने की बात करते हैं। इसमें भी हमें नजर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खरल साहब आ जाते हैं तो जवाब देते हैं जरूर इसका कि पीपल्स पार्टी है तो वो कभी एमक्यूएम के साथ है, कभी अलग, कभी साथ, कभी अलग, कभी एएनपी के साथ हुकूमत, कभी नून लीग इकट्ठी, कभी आउट, कभी इन। ये कांस्टेंट चल रहा है ये, और साफ नजर आता है कि इसमें अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। इसमें टोटल सियासी जमातें अपना टाइम गेन कर रही हैं या अपने नेक्स्ट इलेक्शंस की बात करती हैं। कभी अब बात लोग करते हैं जनाब के सेनेट के इलेक्शंस के लिए सारे इत्तेहाद बन रहे हैं जो हुकूमत बना रही है। विल टॉक अबाउट दैट, जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर साहब, आप से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, मैं वापस पर आता हूं। शेख साहब, ये बताइए कि ये जो कोलिशंस होते हैं, अब आप लोग भी कोशिश करें नून लीग शामिल हो जाएं और फिर एक आ जाए। पहले आप लोग काफ लीग में शुजात साहब के साथ थे, हम ख्याल ग्रुप बना। ये आप नहीं सकते महज अपना स्ट्रेंथ गेन करना, एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करना, कि जिस तरीके से मुझे याद है एक प्रेशर ग्रुप पहले भी था जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, मिनिस्ट्रीज मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, या कोई भी बहुत सी ऐसे मैं नाम ले सकता हूं कि जेयूआई के बारे में कहा जाता है कि उनका एक प्रेशर ग्रुप होता है, या एमक्यूएम फॉर इंस्टेंस एक बड़ी जमात है, डेफिनेटली तीसरी बड़ी जमात है आपकी। इसमें अवाम का क्या फायदा होता है जी? देखिए, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है और एक स्प्लिट मैंडेट आता है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, तो यकीनन हुकूमत साजी के लिए जरूरत पड़ती है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक कोलिजन फॉर्म करें जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट बने। अब उस कोलिजन की फॉर्मेशन में खराबी नहीं है, खराबी उन टीओआर्स में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जिनके तहत वो टीओआर बनता है, जिनके तहत वो कोलिजन बनती है। यानी कि अगर तो वो जो इत्तेहाद है, अगर तो वो पार्टियां इकट्ठी होती हैं किसी अवामी एजेंडा के ऊपर, तो यकीनन ये खुशाइन बात है कि ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टीज का इनपुट आता है। मगर अगर वो टोटल अपने एक जाती एजेंडा के ऊपर वो मुफाहमत होती है, तो आई एम सॉरी टू से मैं उसको मुफाहमत नहीं, मुनाफकत का नाम। सर, आप पीपल्स पार्टी के साथ जो क्यू लीग शामिल हुई है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। देखिए, अब दो लीग कहलाती थी, दो बंदा पीपल्स पार्टी का मुझे बताया जो एक्सेप्ट करता हूं, आम अवाम की बात कर रहा हूं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आपने नाम ले लिया कि अब दो मॉडल्स हैं हमारे सामने। एक पीएमएलएन का मुफाहमती अमल जो कि पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उसके पीछे सीओडी था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, और ये बात समझ आती है और एक खुशाइन बात है और तमाम पॉलिटिकल हलकों ने इसको सराहा भी था, इसलिए कि ये एक अच्छी रवायत थी कि हाँ आप एक बात इसमें मैं ऐड करता चलूं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो वो एक पार्टी नहीं बन जाती हैं, या उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या जो उनका मंशूर है वो एक दूसरे में जम नहीं हो जाता, वो अपनी जगह रहता है, मगर वो उन अवामी मामलात के ऊपर जिसको मैं टीओआर का नाम दे रहा हूं, उनके ऊपर वो एक दूसरे के साथ मुफाहमत करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, और जहां पर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वहां वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करती हैं, और ये एक मुसलमान असूल है दुनिया भर में। अब नून की मुफाहमत के बाद जो हाल हुआ एक पार्टनर की तरफ से, वो भी सबके सामने है। इसी तरह आप दूसरा मॉडल आप देखेंगे एमक्यूएम का, यानी कि वो वाहिद जमात है जो हुकूमत में भी होती है और अपोजिशन में भी होती है। और तीसरा मॉडल आप देखेंगे अभी पीएमएलक्यू की हालिया शराकत का, कि जिसने मैं समझता हूं कि तमाम असूल, ज़ाब्तों और सियासी फिलॉसफी की धज्जियां भी घेर दी। यानी कि इसके बाद अब सियासी फिलॉसफी पे बात करना अजीब सा लगता है कि कहाँ का असूल और कहाँ की फिलॉसफी। हम समझते हैं
के पॉलिटिकल पार्टीज को, आज हलीम आदिल शेख साहब जो है वो भी इस्तीफे लेकर के पहुंच गए इस्लामाबाद। हाँ, वो फिर वापस चले जाएंगे यहाँ से आशीर्वाद लेकर। ये तो सिर्फ वो भी मेरा क्या होता है, ये अपनी बार्गेनिंग पावर थोड़ी तगड़ी करनी होती है। मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ अपना रेट बढ़ाने वाली बात है। सर ये पैसा का लेना देना होता है, कोई इस तरह की गेम होती है? मैं विटनेस नहीं हूँ, लेकिन अगर आवाम को 500 रुपए देके वोट आप डलवाई जाती है, लेकिन इसमेम यकीनन ये जो यकीनन ट्रेडिंग होती है इसमें मफादात का, हमारे दोस्त जी कामरान खान जो है वजीरिस्तान से MNA, उन्होंने कहा जी इतने पैसे सेनेटर्स को, फाटा का कल्चर, वो फाटा का एक डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं भी 5-6 इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुका हूँ। ऐसा नहीं होता कि कोई वोटर हमसे पैसे लेते हों, नॉट एट ऑल। वो नहीं सर, असेंबली में होती है गेम इस तरह नहीं, कोई 10-10 कहते नहीं जी पैसे लेके तो बंदा नहीं। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ ना जी, वो कल्चर नहीं है यहाँ पर। अब कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि पंजाब में डॉक्टर साहब भी बिल्कुल इसके विटनेस होंगे कि आज दिन तक कभी ये नहीं हुआ कि लोगों ने हमसे पैसे डिमांड किए हों, बल्कि वो जलसे भी अपने खर्चों पर करवाते हैं, वो अपनी कन्वेंस भी खुद इस्तेमाल करते हैं और वोट जो वो देते हैं। असल में बात यह है जी कि देखें, जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि अभी तक जहां पर ये कल्चर डेवलप नहीं हो सका। अगर मैं समझता हूं कि ये गुज़श्ता जो 64 या 65 गुजर चुके हैं साल पाकिस्तान के, अगर आप 12 इलेक्शन हो चुके होते हर 5 साल के बाद, तो आज जिन बातों की निशानदेही आप कर रहे हैं ये कभी भी ना होती। आप एक सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से चल चुका होता। देखें वो बातें आपकी सारी सही कि आप कहते हैं जी फिल्टर आउट होता जाता, प्रोसीजर चलता रहता, लेकिन आप 2/3 मेजोरिटी में आप लोग थे ना, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आप कर सकते थे, नहीं की, क्यों नहीं? देखिए मैं बताता हूं जी, देखिए 2/3 मेजोरिटी होते हुए 2.5 साल का पीरियड था। असल में जो दुख की बात यही है कि यहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। अब देखें क्या कसूर था मियां नवाज शरीफ का, यही ना कि उसने एक बड़ी ताकत की बात नहीं मानी और एटमी धमाका कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और क्या कसूर था? क्या उन्होंने 2.5 साल के अंदर मोटरवे नहीं बनाई, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है? क्या लोहारी टनल उन्होंने नहीं बनाई, जो पेशावर और कराची के दरमियान 350 मील का फासला कम हो गया? क्या गाजी बोठा नहीं बनाया जिससे 1800 मेगावाट बिजली आप आज भी 35 पैसे यूनिट पे आप खरीद रहे हैं? क्या लाहौर और कराची की एयरपोर्ट नहीं बने? सर ये कोई वो चीजें तो नहीं है ना सर कि ठीक है सर ये सारी बातें होती है इस तरह, तो लेकिन ये हर गवर्नमेंट का चीज करना जरूरी है। अगर बिजली है तो उसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बिजली ना होना एक मसला है। देखिए ये वो चीजें जो गवर्नमेंट का काम है ही है सर। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए आपने एक थोड़ा सा पीरियड दिया और उस 2.5 सालों में उनकी जो कारकर्दगी है वो पूरी दुनिया के सामने है। मसला सर ये है कि यहां पर डिक्टेट किया जाता है, हुकूमतों को डिक्टेट किया जाता है। आप मुझे बताइए कौन करता है डिक्टेट? आपके सामने इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात हैं हमारे, मतलब मियां साहब को प्रेशर बुश फोन करता था या क्यों भाई? ये सही बात है, प्रेजेंट गवर्नमेंट कभी नहीं मानती। रवान मलिक साहब कहते हैं कोई ऐसा मेरी बात सुने ना, सारे बोलते हैं। मुझे बताइए कि क्या ये खत्म होगी तो सारे बात, क्या ये कोई ढकी छुपी बात है कि क्लिंटन ने 7 टेलीफोन नहीं किए मैं नवाज शरीफ को आप धमाका न करें? ये कोई ऐसी बात है जो कि सिगर राज में है? इट्स ओपन सीक्रेट। मियां साहब भी तो प्रेशर में आए थे ना, फौज ने करना ही करना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस वक्त मियां साहब के साथ था। अच्छा, मैं उनकी कैबिनेट में भी था मैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, मियां साहब पर कोई प्रेशर नहीं था। और मैं एक बात आपको आप भी बताऊं, मैं ये बिल्कुल क्लेम कर सकता हूं अल्लाह की मेहरबानी से कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं और एक बहुत बड़े स्टेटमैन में भी हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने उनके नजदीक जो देखा है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। मैंने ये बातें अटक किले में भी उनकी जबान से यही मैंने बातें सुनी है। मैंने जद्दा के में जब वो थे जिलावती की जिंदगी गुजारे थे, वहां पर भी उनकी जबान से यही मैंने बातें सुनी है। और फिर मैंने लंदन में भी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, सब लोग यही बातें करते हैं। बातें एक बंदा मुझे कहता हूं कि नहीं जी मैं नहीं चाहता हूं की बात है। देखिए ये बात है ना, कितने अफसोस की बात है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें एक लीडरशिप दे ही दी है तो फिर जी हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हमें बजाय इसके कि जी हम सिर्फ तनकीद करें, ये बात नहीं है। अब देखिए आपने बात की पहले, बल्कि डॉक्टर साहब ने भी उसको इशारा किया कि यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वन मैन शो है। क्यों है जी?
इसलिए है कि आपका सब कॉन्टिनेंट के लोगों का मिजाज ये है। आप बांग्लादेश इसी सब कॉन्टिनेंट का ऐसा है, उसका मिजाज देख लीजिए। आजकल दो पार्टियां कौन सी रूल कर रही हैं वहां पर। आप इंडिया की तरफ चले जाइए, जो मैं समझता हूं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी जो है वो जमहूरियत है इंडिया। लेकिन क्या था कि जिस वक्त राजीव गांधी का कत्ल हुआ और ये खानदान सियासत से पीछे हट गया, 10 साल तक कांग्रेस को कोई सीटें मिली चंद सीटों के अलावा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब यही सोनिया गांधी आई, बावजूद इसके कि उनकी नेशनलिटी भी जो है वो इंडियन की नहीं है, शी इज ए फॉरेनर, लेकिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया ये समझकर। शुरू में बड़ा एक्सेप्टेंस नहीं भी मिली, नहीं इटालियन है वो, गुजारिश ये है ठीक है कि सिर्फ इस वजह से। शेख साहब इजाजत देंगे, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, एक मिनट की ब्रेक लेके वापस आते हैं, देन विल कंटिन्यू डिस्कस। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, मैं अभी जो ब्रेक में बात हुई मैं उसी को रिपीट करता हूं कि मुझे बताएं सर कि हमारे जो इलेक्शंस में लोग आते हैं, मैं कहता हूं दाढ़ी मूंछों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन सर एक साहब होता है ना, एक बंदे को आप देखते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि यार ये बंदा कितना एक विजनरी होगा, इसके क्या आइडियाज होंगे, आइडियाज पे ही तो काम होता है, फिर अमल होता है और एक मुल्क को सोचा जाता है। बड़ी अच्छी बात। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सर हमारे बहुत सी जमातों के, इंक्लूडिंग आपकी अपनी, मरी रोड पे मैंने तस्वीर देखी, मैं गुजर रहा था वहां से, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और तमाम के तमाम वो जो स्टूडेंट्स थे, सर वो स्टूडेंट तो नहीं थे क्योंकि सबकी उम्र अगर आप देखा जाए तो शक्ल सूरत से वो 45-50 साल के लड़के लग रहे थे, बड़ी बड़ी मूछें, और ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे जनाब अभी फायर आएगा शक्ल में से कोई। सर ये हमारी, हम ये एक सर्टन यूनिवर्सिटी लेवल कहते हैं स्टूडेंट्स को जनाब इजाजत देनी चाहिए पॉलिटिक्स में। सर एक शरीफ आदमी जो थोड़ा विजनरी बच्चा है वो तो चल ही नहीं सकता, क्लैशनकोफ कल्चर, यहाँ पे बदमाशी, डंडे, हॉस्टल्स पे कब्जे, उसमें से क्या प्रोडक्ट निकालेंगे सर आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये कोई पाबंदी नहीं है कि 45-50 साल का स्टूडेंट नहीं हो सकता। शेख साहब ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। माँ की गोद से लाख तक, लाख तक, ये जो 75 साल पढ़ता ही रहेगा उसने। भारत मतलब उस पर कोई पाबंदी है, लेकिन भारत जहां तक MS का सर्व करता है उसमें मिसाल दे रहा हूं मेरे को, डेफिनेटली यूथ की जरूरत है और अच्छे लोगों की जरूरत है। लेकिन मैं ये चाहूंगा आपसे कि जिनकी तस्वीर आपने देखी हैं और आपको कोई खदशात है, हम उनको यहाँ प्रोग्राम में बुलाएं, उनसे इंटरव्यू करें। बिल्कुल करेंगे, उनसे पूछें। मैंने कोई पर्टिकुलर जमात की बात की, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी ले लें, जमातें कोई भी हो, मैं कहता हूं जी कोई भी हो, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को आप बुलाइए अपने प्रोग्राम में, यहां सुनिए उनकी बात। आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है सर? बिल्कुल की है। आप मुझे बताएं सर, शरीफ आदमी चल सकता है उधर? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आपके पीछे बदमाशी उठाना, लड़ाई मार कुटाई, इसके अलावा नहीं। मैं बताता हूँ जी, गुजारिश है कि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स की है, मैं अपना यूनियन का मैं सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका हूँ। बात ये होती है जी कि देखें, तालिब इल्मी के दौर में एक इमोशनल होना है, एक फितरी अमल है, लड़ाई झगड़े ये थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन ये नहीं होता था। शेख साहब होता ही है। नहीं, मैं बताता हूँ जी, हमारे लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ जी, जो पॉलिटिक्स में इखलाकी कदरें मौजूद थी, उनसे सबको डर ही लगता। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने आपसे गुजारिश की है कि ठीक है, इस उम्र में जज्बातीपन जो एक फितरी अमल होता है, लेकिन इखलाकी कदरें बहुत थी, और इखलाकी कदरें मैं समझता हूं कि तुलबा के अंदर होनी चाहिए, इसलिए कि तुलबा ही तो हमारे कल का फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर उनके अंदर इखलाकी कदरें नहीं होंगी और खुदा न खास्ता वहां पे हम क्लाशन को कल्चर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो ये मुल्क का क्या बनेगा आगे चलकर? और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, मुझे आप एक यूनिवर्सिटी में एक में बात पढ़ा लिखा, मैं डिबेट अच्छी करता हूँ, फलाना करता हूँ, किसी एक सियासी, मैं उसमें जी मैं एक बात करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब बात करें। एक बात मैं आपको बताऊं जी कि इसमें शक वाली बात नहीं है कि सोसाइटी बड़ी तेजी से तकसीम हो चुकी है। एक तरफ क्लाशको कल्चर है, एक्सट्रीमिस्ट हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मसाजिद में जाकर देखें तो आज नौजवानों के साथ मसाजिद भरी हुई हैं आपकी। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ठीक। ये भी एक कल्चर है जो कि बड़ा तेजी से जो है बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते कि हम सब तैयार कर लें कि हमने इस माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। डॉक्टर साहब जी, मैं शेख साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। दो बातें हैं, एक तो कल्चरल बात है। आपको पंजाब
के अंदर अगर मूंछों वाली तस्वीरें नजर आई, मौला जट कल्चर मौला जट की, तो इसी तरह अगर आप वो सिंध में चले जाएंगे उनके शहरी इलाकों में तो शायद आप, लेकिन उनका किरदार आप तस्वीरों से देखकर नहीं तय कर सकते कि किसका क्या किरदार होगा। ये एक अलग मूंछ क्यों रखी जाती है, ये अलग डिबेट है। मैं समझता हूं कि आपका प्रोग्राम का टाइम कीमती है, तो हम जरा सब्सटेंस पे बात करें। आपने इससे शुरू में एक बड़ा अहम सवाल उठाया था जिसका शेख साहब ने भी बड़ा मुदल्लल जवाब दिया। वो ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम नाकाम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके सवाल से भी रिलेटेड है, और ये कि हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि ये हालात उसी तरह के हैं कि वो नासिर काज़मी का मुनीर नियाजी का शेर था कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी, यानी कि दोनों तरफ आग बराबर की लगी रही। अगर हम अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री दिखाएं, कहीं पर किसी ने ज्यादा ज्यादती की, कहीं पर किसी और ने ज्यादा ज्यादती की, मगर बुनियादी बात यह है कि अगर हुकूमतें गवर्नेंस के ऊपर अपना जोर दें, डिलीवर करें और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, उनको सपोर्ट करें, पुलिस को अपने घर की लौंडी मत बनाएं, उसको एज एन इंस्टीट्यूशन रखें। हर दौर में हो रहा है ना डॉक्टर साहब, नहीं वो जो हो रहा है उसको फिर आप उसकी वजह से आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। होना एक चीज अलग है, मगर उसको आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि ये होना चाहिए या ये होता रहेगा। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर गलत हो रहा है तो वो ठीक किस तरह हो सकता है और किस तरह करना चाहिए। देखें, यहां पर आके घड़ी रुक नहीं जाएगी जहां आप और मैं बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमने अपनी कुछ उम्रें गुजार ली हैं। आज हमें यह भी देखना है कि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। और यकीन माने कि जब अपने आप को आप आईने के सामने, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, आप खड़ा करते हैं तो शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ता है। हमने शायद बहुत बेहतर बचपन गुजारा था। मैं आपसे ये सवाल करना था, हमने शायद बहुत बेहतर हमने गनमैन नहीं देखे थे, हमने स्कूल में धमाके होते नहीं देखे थे, हमने टीवी पर पोपाय द सेलर के कार्टून्स देखे थे, हमने पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं देखे थे, हमने ये लड़ाई झगड़े नहीं देखे थे। हमारे घरों में एक अच्छा ड्रामा, एक बहुत इतने माहौल के बावजूद एक बेहतर माहौल था। आज हम अपने मगर उसके बावजूद जैसे शेख साहब ने कहा, आप आज अपने नौजवान की पल्स पर हाथ रखें, आपको उम्मीद नजर आएगी, आपको रोशनी नजर आएगी। सर चेंज आपका यूथ आपको नजर आएगा। जिन बच्चों को अर्थक्वेक के दौरान मैं मिनिस्टर था और मेरी सोच तब्दील हुई, मैं कन्फेशन करने आया हूं कि जिन बच्चों को हम देखते थे कि जिनको हम उर्फे आम में मम्मी डैडी बच्चे कहते थे, मैंने देखा कि किस मोहब्बत के साथ उन्होंने उस अर्थक्वेक में दिन रात काम किया, न दिन देखा न रात देखी। अब छोटी मिसाल देता हूं, एक क्रिकेट मैच होता है तो आप उन बच्चों को जाकर देखें कि वो उनका जज्बा देखने वाला होता है कि अपने मुल्क के लिए। आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, आप देखें वो कितने जज्बे के साथ भरे हुए हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें इसी सिस्टम से आगे जाना है। हमारे सामने मेरी एक मुलाकात हुई, बल्कि कुछ वो दिन मुलाकात रही महातीर मोहम्मद साहब से। आई वाज मिनिस्टर इन वेटिंग विद हिम, ठीक। इसी मौजू पे नौजवानों के मुतालिक बात हुई। उन्होंने शेख साहब बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जब इस माहौल में होता यह है कि ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बाहर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू हैव ब्रेन ड्रेन देन टू हैव ब्रेन इन द ड्रेन, क्योंकि जब वो ड्रेन में होगा तो वो ब्रेन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि अगर आप अपने हालात ठीक करेंगे, यू कैन ऑलवेज रिट्रीव दैट ब्रेन बैक। मलेशिया ने ऐसा किया, इंडिया ऐसा कर रहा है, और हमारे यहाँ भी आज भी आप देखें, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं जो बाहर अच्छी पोजीशनों में है, आज उनको जरा सा मौका मिलता है तो वो उनकी पहली तरजीह होती है इनेबलिंग एनवायरमेंट। अच्छा, अब वो कैसे आएगी, अगला सवाल। और क्या उसके लिए आप पॉलिटिक्स को राइट ऑफ कर दें सिर्फ इस वजह से कि माहौल बड़ा सिर्फ एक हमारी जितनी की सियासी जमातें, सर जितनी भी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, आप लोग हैं, एएनपी, एमक्यूएम, नेम इट, सर मुझे एक जमात का ऐसा बता दें कि जो इस तरह की कोई मुझे स्टेटमेंट नजर आई, मुझे अखबार में मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, कि जिसमें मुझे कुछ नजर आ रहा हो, फ्यूचर यूथ की कोई बात हो, कोई यूनिवर्सिटीज बड़ी खुलने की बात हो। हमें सर वही एक दूसरे की बयानबाजियां नजर आ रही हैं। कराची के हालात का भी एमक्यू ने इस पे अटैक कर दिया, उसका मिर्जा ने ये कर दिया। इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि उन तमाम नौजवानों, उन क्रिटिक्स का भी कसूर है कि जो कि कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। देखें, अगर एक जगह, पहले तो आप ये फैसला कर लें कि पूरी दुनिया में मुआवजा सिस्टम जो है मुल्कों को चलाने का, वो तो पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के थ्रू ही है ना। इस पे तो हमारा
यकीन है ना सारों का। एक हमारे सामने मिसाल है टर्की की। वहां पर फौज का जो अमल दखल था इतना था कि दुनिया में वो चंद ममालिक में से था जहां फौज का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था। ठीक है, बिल्कुल। मगर जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उस सीज दैट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक। और किस तरह, नारों से नहीं, एक दो प्रोजेक्ट से नहीं, गवर्नेंस इंप्रूव करके $2500 से $10,000 पर कैपिटा इनकम आज हो गई। 91 की आप उनकी एक्सपोर्ट्स देखें और आज की देखें, फर्क आ गया। और उसी फौज की बगैर गोली चलाए हुए हालत ये होगी कि 3 सर्विसेज चीफ को रिजाइन करना पड़ा पीएम के कहने के ऊपर, कि जब उन्होंने वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने मुदाखलत की। तो ये डूएबल है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप कहते हैं कि क्या वो आपका लेवल है तालीम का और बाकी सारी चीजों का? नहीं सर, नहीं। और आपका जो मिक्सचर है सर, तालीम की बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो है ना वो डिग्रियों का मोहताज नहीं। ये भी तजर्बा हमने करके देखा। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर, आज मैं पढ़ रहा था, आप टीवी पे मैं देख रहा था कि 76 कॉलेजेस ब्लैकलिस्ट हुए हैं, शो कॉज उनको इशू हुए, प्री मेडिकल को 21 का रिजल्ट 0% था। अब ये हमारे पढ़े लिखों का हाल है, तो सर अनपढ़ तो फिर क्या? सबसे पहले बात करें बजट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या इस किस्म का है माहौल कि वो इस किस्म की लीडरशिप आ सके। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पॉलिटिकल विल पैदा करनी पड़ेगी उन लोगों को भी, हमारे उन दोस्तों को और क्रिटिक्स को भी, जो पॉलिटिक्स को बुरा भला तो कहते हैं मगर पॉलिटिक्स में आना गवारा नहीं करते हैं। जब आपके इलाके में कोई नाली बंद हो, उससे ताफुन फैल रहा हो, वो जरूरत भी है, वो बहुत अहम जुज भी है उस कम्युनिटी का, मगर आप देखें वो बंद है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप नहा धो के सफेद कपड़े पहन के आए, खुशबू लगा के, रुमाल रखें नाक पर, और आप भी गली में खड़े होकर सब बुरा भला कहें, हर एक चीज को वहां से कपड़े बचाकर निकल जाएं। दूसरा और मुश्किल रास्ता यह है कि आप अपने कपड़ों की परवाह ना करें, आप उस नाली में उतरें और उसकी सफाई की कोशिश करें ताकि एक रेडिकल क्योर मिले उस कम्युनिटी को। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो पढ़ा लिखा एलीट है वो सिर्फ नाक पर रुमाल रखकर बैठा हुआ है, वो पॉलिटिक्स की बात करता है, वो उस पे को क्रिटिसाइज करता है, उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं इन बीमारियों की वजह से जिनका आपने जिक्र किया, जो साइलेंट मेजॉरिटी वोट डाला जाता है, जिनका आपने जिक्र किया। देखिए, मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। मैंने अपने लिए ये रास्ता किया, मुझे कामयाबी भी मिली, मुझे नुकसान भी मिले, नुकसान भी हुआ, मुझे ठुड्डे भी खाए, सारा कुछ किया, मगर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक बड़ी आसान के बुरा भला कहें, आप भी घर जाके बैठ जाएं, अपने मजे की जिंदगी गुजारें, अपने घर को देखें। दूसरा यह है कि आपके नहीं, मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से नहीं छोड़ूंगा कि वाई शुड आई गिव स्पेस टू दोज एलिमेंट्स जिनको मैं समझता हूं कि नहीं चेंज आनी चाहिए। आपने जो पार्टी की भी बात की ना, आप देखें जब हम अलहदा हुए तो हमारा स्लोगन क्या था? बड़े छोटे की बात नहीं है, बड़ा छोटा है सिर्फ अल्लाह की जात जानती है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात नहीं है। बात यह है कि आपका मौकफ क्या है। मौकफ आपका यह है कि आप ये रवायती सियासत को, देखो रवायती सियासत जब मैं कह रहा हूं तो उसमें मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारा जो है वो सिस्टम ही गलत है। आपने पढ़े लिखों की बात की, हम भी गांव में जाते हैं, हम भी रूरल एरियाज में जाते हैं। आप यकीन माने कि एक चिट्टा अनपढ़ बुजुर्ग बैठकर पंचायत में या 10 बंदों में 5 मिनट में वो फैसला कर देता है जो आप और मैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमी शायद ना कर सके, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने एक सियासी फहम फरासत दिया है, तो विजन है उसको। पॉलिटिकल मेरिट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे कान में कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा कंक्लूड करेंगे इस बात को कि ये पॉलिटिकली जो वाइबल हम बात करते हैं तो हम कितने पॉलिटिकल वाइबल हैं और क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा और क्या तरीकेकार होगा एक बेहतर माशरा, एक बेहतर उसमें से प्रोडक्ट निकालना और जो कि इतनी विजन रखे जो मुल्क को आगे लेकर के चले। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की, महातिर मोहम्मद की। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, एक ब्रेक लें। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू हमारी जारी। शेख साहब, ये मुझे बताइए, अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि एक हम चलें इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि जनाब जमहूरियत जो है ना, जमूर, अवाम, डेमोक्रेसी, लोगों की मेजॉरिटी जिसमें होती है, ठीक है जनाब, वो आ जाती है इक्तदार में, एक इसका रेशियोज होते हैं, डेफिनेटली कुछ लोग ऑपोजिशन में होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन उसने पूरे मुल्क को चलना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लोगों को चलाए। एक आइडियली स्पीकिंग पाकिस्तान की कंडीशन देखें, हमारी बहुत बलोच, सिंधी, पंजाबी, पख्तून,
कश्मीरी, एक मिक्स, एक डिफरेंट ब्लेंड है। शहरों के और डेमोग्राफिक्स हैं, गांव देहात के और हैं। हमारी पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को अगर हम समझें, कोशिश करें, इसको अंडरस्टैंड करें, वो किस किस्म की जमहूरियत हो, क्या तरीकेकार हो, आप एज पॉलिटिशियंस आप लोग हैं, क्या तरीकाकार होगा, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? देखिए जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो भी गवर्नमेंट बने वो रूल करने के लिए न बने। आई 100% एग्री टू दिस पॉइंट। वो सर्व करने के लिए बने। उसके ज़हन में ये हो कि जनाब ये जो हमें मैंडेट मिला है, इस मैंडेट का तकाजा ये है कि जो पाकिस्तान के लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको हमने कैसे पूरा करना है। अब देखें, मैं इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें बदकिस्मती क्या है? इसमें बदकिस्मती यही है कि तमाम के तमाम आपके अदारे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप पीएई की तरफ चले जाइए, 100 अरब से ज्यादा खसारा उसका बढ़ चुका है। आप स्टील मिल की तरफ चले जाइए, आप रेलवे की तरफ चले जाइए। अब देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम मुसलमानों के लिए मदीना शरीफ और मक्का मुकरमा से ज्यादा बड़ी कोई जगह तो नहीं है ना जी, जहां हाजिरी देने के लिए हम लोग वहां पे जाते हैं। ये कोई तरीका है कि 18-18, 20-20 घंटे बेचारे वहां मुसाफिर 7 दिन जदे एयरपोर्ट पे बैठे रहे। और पीआईए की परफॉर्मेंस की ये हालत है कि उनके जहाज जो हैं वो 2-2, 3-3 दिन वहां पर लेट पहुंच रहे हैं। फिर आप शुक्र है पहुंच, लेकिन फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का तो कसूर नहीं है ना, इसमें तो इदारे का हेड जो है उसको गुजारिश ही है जी। देखे ना, अब जमहूरियत में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखे ना, जब ये कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज कोलेक्टिवली आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट किसके सामने जवाब दे? मुल्क के 18 करोड़ आवाम के सामने जवाब दे पार्लियामेंट। अब मसला ये है कि जनाब वहां पर अदारे के सरबराह चुन चुन कर अच्छे लगाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है ना। अगर पीआईए का चेयरमैन अपने पीआईए को अदारे को नहीं चला सकता तो हु इज अथॉरिटी जो उनको चेंज कर सकते हैं? आप ऐसा आदमी लेकर आए ना जी। स्टील मिल में आप ऐसा, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, स्टील मिल पूरी दुनिया में कई नुकसान में नहीं जाती। स्टील का कारोबार ही ऐसा है कि आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, आप तुर्की में चले जाएं, आप इंडोनेशिया में चले जाएं, आप जिस मुल्क में मर्जी आप चले जाएं। सब अकाउंटेबिलिटी, आप ऑपोजिशन में अकाउंटेबिलिटी की बात करें, लटकाएं 2-4 बंदे, क्यों नहीं लटकाते? गुजारिश है एग्जांपल सेट करें ना। आप छोड़ दें अपने जाती कामों के, आप कहें स्टील मिल तबाह हो गई है, पीआईए तबाह हो गया, आपका रेलवे फारिग हो गया, आप नाम में 10 आपको मैं गुजारिश करता हूं कि 3.5 साल हो गए हैं तकरीबन अपोजिशन में बैठे हुए। आप पूरी की पूरी कार्रवाई उठा के देखें, हम शोर मचा मचा के थक चुके हैं। तो सर इफेक्टिव शोर नहीं है ना, कोई सुनने वाले को तो नहीं। आप सारे के सारे रिजाइन कर देंगे? नहीं, आप नहीं, सीरियसली आप कैसे डेवलप करें? मैं गुजारिश करता हूं जी, ये तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आप सॉफ्ट ऑपोजिशन है, हल्के 3 साल 3.5 उनके वो टांगा टूटता रहा, वो करते 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 वो 5 साल पूरे कर जाएंगे ना। बात ये है फिर वो कहते हैं इलेक्शन आ गए, मेरी बात तो आप लोगों ने फिर सही रोल नहीं प्ले किया। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप पूरी दुनिया में देखें पार्लियामेंट्स में क्या होता है। आप यूरोप जो कि बहुत एडवांस है जमहूरियत में भी, वहां पर भी अपोजिशन का यही रोल होता है कि वो गवर्नमेंट के मामलात को क्रिटिसाइज करती है, गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखाती है। हम अब अगर सर वो फिर बात घूम के वही आ गया सर अवाम का, इसमें देखिए अगर आप लोग शोर करते हैं, या मैं आता हूं डॉक्टर साहब आप एक कंप्लीट कर लो, अवाम के लिए आपका जी फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, सारी बातें। सर पंजाब गवर्नमेंट तो आपके पास ही है ना, पंजाब में भी सर 20 ऐसे मसले मसाइल हैं, मतलब बड़ी चीजें अच्छी भी नजर आती हैं, बड़े। अब मुझे कल बता रहा था कि आपका जो स्कूल सिस्टम बनाया मियां साहब ने, अब मुझे बताएं कि वो आपका पूरे का पूरा आधा पैसा उसके पास और बाकी पूरे के पूरे बाकी सेक्टर जो है एजुकेशन आधा पैसा, देखिए वो भी तो जुल्म है ना, उसमें से क्या हम निकाल लेंगे? मैं गुजारिश करता हूं, बात यह है कि जी देखिए, अगर दुनिया में आप इनकलाब चाहते हैं, और खास तौर पर जो हमारे जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान की जिसकी मिसाल देता हूं, तो जब तक पाकिस्तान के अंदर तालीमी इनकलाब नहीं आएगा, तालीम आम नहीं होगी, ब्रेन बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान अपनी तरक्की के मनाज़िर कभी भी तय नहीं कर सकता। और ये देखें दानिश स्कूल है, मैं इसी की आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखें मेरे अटक डिस्ट्रिक्ट में 6 तहसील है, वहां 6 हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक दानिश स्कूल जो है बनाया जा रहा है।
जिसमें 1000 बच्चों के लिए अलग है, 1000 बच्चों के लिए अलग है, जहां पर फ्री तालीम होगी, उनकी रिहायश जो हमारे एग्जिस्टिंग गोस्ट स्कूल्स हैं उनका क्या फ्यूचर होगा? वो भी उनको बड़ी तेजी से हम डेवलप कर रहे हैं। आप आइए किसी दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को तो मैं दिखा सकता हूँ। चले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइमरीली आपकी एजुकेशन और शऊर पैदा किया, हाँ, चीजें ठीक हो जाती है। ये डॉक्टर साहब जी, वो बात हो रही थी कि अपोजिशन पार्टीज का रोल पार्लियामेंट के अंदर, यकीनन अपोजिशन पार्टीज का रोल न सिर्फ क्रिटिसाइज करना होता है बल्कि वो एक शेडो गवर्नमेंट का भी काम करता है। ठीक बात है। और वो अपनी पॉलिसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका एक अपना नुक्ता नजर होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर उनका एक अपना नुक्ता नजर होता है, और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं कि वो इन पॉलिसीज के ऊपर अमल करें, नंबर 1। नंबर 2, वो रिप्रेजेंट करती हैं एक बहुत बड़े सेगमेंट को भी। अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि अब कि जो गवर्नमेंट में है पार्टीज सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी कौम को। अपोजिशन वो वोट लेकर आए हुए हैं और वो वहां एक बहुत बड़ी अवाम की नुमाइंदगी वहां पर वो कर रहे हैं। ठीक, मैं ये समझता हूं कि आज मुल्क जिस देखिए 5 साल का और हुकूमत चलते रहना, हुकूमत तो 5 साल की पार्लियामेंट तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी पूरा हुआ था, उससे डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग हुई, ये भी तो फैसला करना है। हुई। मैं नहीं समझता कि करते थे जी 5 साल चल गए। मैं नहीं समझता कि सिर्फ 5 साल की मुद्दत पूरी करने से होता है। मिड टर्म इलेक्शन क्या अनडेमोक्रेटिक है? मेरा एक सवाल है, क्या उसकी आइन में गुंजाइश नहीं है? मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये देखना होगा कि अवाम की नब्ज क्या कह रही है, लोग इस वक्त अपनी जिंदगियों से किस कदर उकताए हुए हैं, लोग इस वक्त किस हाल में हैं, और अब वक्त नहीं है कि ज्यादा देर तक इंतजार किया जाए और अब ये प्रेशर बढ़ाना चाहिए। और मेरे नजदीक इस हुकूमत, ये हुकूमत जो है ये अपना मैंडेट खो बैठी है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, डॉक्टर साहब ये हुकूमत अपना गिलगित बल्तिस्तान जब आपकी वो अगला इलेक्शन भी वाइप आउट कर देंगे। ये इलेक्शन की साइंस की बात है जनाब, अवाम की मैंडेट हम किसको जब आपकी जान, आपकी माल महफूज नहीं हो, जिस मुल्क में जहां पर एक वक्त की रोटी नसीब ना हो, जहां लाल दवाई भी अस्पताल में नसीब ना हो। आप जरा सिर्फ छोटे शहरों की बात करते हैं, आप जरा बड़े हॉस्पिटल्स का एक राउंड लगा कर आए तो आप देखेंगे खल्के खुदा किस तरह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तड़पती हुई जान देती हैं। जहां पर मुल्क में हालत ये हो कि गोली चलाने वाला बिस्मिल्लाह कह के गोली चलाए और गोली खाने वाला कलमा पढ़कर जान दे दे, वहां पर जहां पर एक इंटीरियर मिनिस्टर जो है, हु इज टू बी ब्लेम्ड? ये सब जो पाकिस्तान के आज हालात हैं अच्छे तो नहीं है ना? ये किसको हम पॉइंट करें? क्योंकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जैसे शेख साहब ने कहा, एग्जीक्यूटिव हेड जो है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर है, या वो गवर्न करे, नहीं करता तो वो उसका कोई हक नहीं है कि वो उस ओहदे पर कायम रहे। और ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी भी है कि वो प्रेशर डालें और ऐसी गवर्नमेंट को कबूल मत करें कि जो कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करे। एनीवे, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप भी आए प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तान के क्या हालात हैं क्या नहीं, ये सब तो आपके सामने, इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि हम सबको, मेरे ख्याल में हम दुआएं करते हैं, बड़ा कुछ मांगते हैं अपने लिए, बड़ा कुछ सोचते हैं बच्चों के लिए, आगे पीछे सारा कुछ। मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर ना ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में कायदे आजम जैसा एक स्टेट्समैन पैदा शायद हो गया हो, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर तो हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो है तो अल्लाह ताला उसको सामने लाए और इस मुल्क का एक सरबराह जरूर बनाए, क्योंकि वी नीड समबडी विद अ विजन। मैं कहता हूं जी, जरदारी साहब भी आज कहें जी वो विजन है और उस पर अमल शुरू कर दें तो कोई हर्ज नहीं है कि जी नून लीग है या काफ लीग है या पीपल्स पार्टी है, कोई भी हुकूमत में हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी पार्टी से हो, उस विजन वाला हो और सबको साथ लेकर के चले, ना सिर्फ कि ये कि सिर्फ मसाइलत की सियासत ही होती रहे, 2013 इधर 2013 उधर और फिर सिलसिले वही के वही। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग द शो। चलो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।